जरा सोचो, तुम जॉब ढूंढ रहे हो, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, दर्जनों जगह अप्लाई करते हो, हर तरफ से एक ही जवाब आता है, रिजेक्शन। फिर तुम KFC के एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, 24 एप्लीकेंट्स में से 23 एप्लीकेंट सिलेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही इंसान रिजेक्ट होता है और वो तुम हो। ये फिक्शनल सीन नहीं है, जैक मा ने अपने अर्ली करियर की ये कहानी खुद अपने इंटरव्यू में सुनाई है। स्कूल और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सेटबैक्स, जॉब से रिजेक्शन और बिजनेस में नाकामी, उनकी जवानी फेलियर का एक लंबा सिलसिला लगता है। और फिर कैसे एक फॉर्मर इंग्लिश टीचर ने चाइना के डिजिटल कॉमर्स का नक्शा बदल दिया। ये सिर्फ बिलियनियर बनने की कहानी नहीं, ये टाइमिंग, साइकोलॉजी, लोकल इनसाइट और कभी हार ना मानने की कहानी है। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी का एंड सीधा और सिंपल नहीं। जैक मा ने ईबे को चाइना से पीछे हटा दिया और दुनिया की सबसे बड़ी IPOs में से एक लीड की। इस कहानी में जीत भी है और वार्निंग भी। जैक मा का असल नेम मायून है। वो 10 सितंबर 1964 को हांगजो में पैदा हुए। उनका घर अमीर नहीं था, उनके पेरेंट्स ट्रेडिशनल म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग से वाबस्ता थे। उस दौर का चाइना आज के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पावर हाउस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सुबह जल्दी उठकर साइकिल पे हॉस्टल जाते और फॉरेन टूरिस्ट को फ्री सिटी टूर देते और बदले में इंग्लिश प्रैक्टिस करते। ये रूटीन सिर्फ कुछ हफ्तों तक नहीं था। जैक के मुताबिक उन्होंने 9 साल तक टूरिस्ट के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस की। उससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव हुई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका वर्ल्ड व्यू। उनका इंग्लिश नेम भी इसी जर्नी से आया। एक फॉरेन फ्रेंड को उनका नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल लगता था, तो उसने उनको जैक बोलना शुरू कर दिया। आगे चलकर ये नाम दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप की पहचान बन गया। जैक मा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा कि वो स्कूल एग्जाम में मल्टीपल टाइम फेल हुए और यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट भी काफी बार अटेम्प्ट की। हार्वर्ड को बार बार एप्लीकेशन भेजने वाली बात भी उनकी सेल्फ टोल्ड रिजेक्शन स्टोरी का हिस्सा है। आखिर उनका एडमिशन हांगजो टीचर इंस्टीट्यूट में हुआ। 1988 में ग्रेजुएशन के बाद वो इंग्लिश टीचर बन गए। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन क्लासरूम में उनको वो स्किल्स दी जो बाद में इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को कन्विंस करने में बहुत काम आई। कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल स्टोरी में बदलना। 1994 में जैक ने ट्रांसलेशन एजेंसी शुरू की। बिजनेस छोटा था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनको एक बात समझ आ गई, टीचिंग उनका प्रोफेशन हो सकता था, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप उनका ऑब्सेशन बन चुकी थी। 1995 में जैक ने अमेरिका के सफर में पहली बार इंटरनेट देखा। उनके दोस्त ने सर्च करने को कहा। जैक को कंप्यूटर छूने से भी डर लग रहा था। फिर उन्होंने बियर सर्च की। रिजल्ट में मल्टीपल कंट्रीज नजर आईं, लेकिन चाइना लगभग गायब था। फिर उन्होंने चाइना सर्च किया। इंफॉर्मेशन काफी कम थी। एक आम इंसान को एक एम्प्टी पेज नजर आता था, लेकिन जैक को एक मार्केट गैप नजर आना शुरू हुआ। अगर चाइनीज बिजनेस इंटरनेट पे मौजूद नहीं, तो कोई उन्हें ऑनलाइन लाने वाला होना चाहिए। वो लोकल बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले क्लाइंट को इंटरनेट कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता था, फिर वेबसाइट बेचनी पड़ती थी। चाइना पेजेस ने ट्रैक्शन ली, लेकिन पार्टनरशिप और कंट्रोल के मसाइल ने जैक को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। बाहर से देखो तो ये एक और डिफीट थी, लेकिन अब जैक इंटरनेट, स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेड तीनों को समझ चुके थे। 1999 में जैक हांगजो वापस आए और उन्होंने अपने अपार्टमेंट में अपने 17 साथियों को जमा किया। 18 फाउंडर्स। उनके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका मिशन क्लियर था, चाइनीज स्मॉल बिजनेसेस को दुनिया के बायर से कनेक्ट करना। जैक को अलीबाबा नाम इसलिए पसंद आया क्योंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग इसे पहचानते थे। ओपन सेसमी यूनिवर्सल मेमोरी थी। नाम ग्लोबल था, प्रोनाउंस करना भी इजी था और अल्फाबेटिकली भी नाम ऊपर आता था। एक्सपोर्ट्स एक्सपेंड हो रहे थे और छोटे मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल बायर्स तक सीधा पहुंचना चाह रहे थे। 1999 और 2000 में अलीबाबा ने गोल्डमैन सैक इन्वेस्टर और सॉफ्ट बैंक के साथ मिलकर तकरीबन $25 मिलियन रेज किए। सॉफ्ट बैंक के मासायोशी सन ने जैक मा के नंबर से ज्यादा उनकी कन्विक्शन पर बेट लगाई। रिपोर्टेड अकाउंट्स के मुताबिक उनकी फर्स्ट मीटिंग काफी छोटी थी, लेकिन डिसीजन बहुत बड़ा था। वो लोगों को फ्यूचर दिखा सकते थे। टीचर की स्टोरी टेलिंग अब फाउंडर की फंड रेजिंग स्किल बन चुकी थी। फिर 2000 में .com बबल फट गया। इंटरनेट कंपनीज बंद होने लगी, फंडिंग ड्राई हो गई और अलीबाबा का कैश बर्न डेंजरस था। यूजर्स बढ़ रहे थे, लेकिन रेवेन्यू मॉडल अभी वीक था। सर्वाइवल के लिए ले ऑफ्स, कॉस्ट कट्स और फोकस जरूरी था। जैक ने एक्सपेंशन कम की, एक्सपेंसेस कट किए और टीम को सिर्फ एक टारगेट दिया, पहले जिंदा रहना है। 2002 के आसपास अलीबाबा ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गया था। अब कंपनी अगला वॉर लड़ने के लिए रेडी थी। 2003 में ईबे चाइना की कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केट को डोमिनेट करना चाहता था। मैसेज सिंपल था, लोकल बैटलफील्ड में लोकल बिहेवियर समझने वाला प्लेयर ही एडवांटेज में होता है।
ताओबाओ चाइनीज यूजर के लिए डिजाइन हुआ कलरफुल इंटरफेस, डायरेक्ट सेलर बायर कम्युनिकेशन। ईबे ज्यादा स्टैंडर्डाइज और ट्रांजैक्शन फोकस था। ताओबाओ ने शॉपिंग को सोशल और कन्वर्सेशनल बनाया। सबसे ज्यादा अग्रेसिव मूव ये था कि ताओबाओ ने लिस्टिंग और ट्रांजैक्शन फी को फ्री रखा। ईबे फीस चार्ज करता था। ताओबाओ ने सेलर्स को कहा पहले ऑडियंस बनाओ, मोनेटाइजेशन बाद में। इससे नेटवर्क इफेक्ट ताओबाओ के हक में तेजी से शिफ्ट हुआ। ऑनलाइन कॉमर्स में चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइस नहीं, ट्रस्ट था। अली बाबा ने अली पे के एस्क्रो स्टाइल सिस्टम से बायर की पेमेंट को टेम्पररी होल्ड करना शुरू किया। सेलर्स को पैसा तब मिलता था जब बायर रिसीव और कंफर्म करता था। ये फीचर कैटेगरी डिफाइनिंग बन गया। 2006 तक ईबे ने अपना चाइना स्टैंडअलोन मार्केट प्लेस इफेक्टिवली विन डाउन कर दिया। अली बाबा ने ये वॉर ज्यादा पैसा लगाकर नहीं जीती। उसने लोकल कंज्यूमर को कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर समझा और अपना चाइना बिजनेस भी ट्रांसफर किया। अली बाबा अब सर्वाइवल स्टार्टअप नहीं रहा, वो इकोसिस्टम बनाने जा रहा था। 2011 में अली बाबा ने अपने कंज्यूमर ई कॉमर्स ऑपरेशन को क्लियर स्ट्रक्चर दिया। ताओबाओ मार्केट प्लेस इंडिविजुअल सेलर्स के लिए, टीमॉल बिजनेसेस और ब्रांड्स के लिए, और ईथाओ शॉपिंग सर्च और कंपैरिजन के लिए। अली बाबा का रियल पावर किसी एक वेबसाइट में नहीं था। B2B सोर्सिंग, कंज्यूमर शॉपिंग, ब्रांडेड रिटेल, पेमेंट, लॉजिस्टिक डाटा और क्लाउड सर्विसेज। हर लेयर दूसरी लेयर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। जितने ज्यादा बायर्स उतने ज्यादा सेलर, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा डाटा। 19 सितंबर 2014 को अली बाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। कंपनी ने $25 बिलियन रेज किए। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा IPO। जो जर्नी हांगजो के अपार्टमेंट से शुरू हुई थी वो वॉल स्ट्रीट के सेंटर तक पहुंच चुकी थी। जैक मा 2013 में CEO की पोजीशन छोड़ चुके थे और 2019 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन से रिटायर हुए। उनका फोकस एजुकेशन, फिलैंथ्रोपी और एंटरप्रेन्योरशिप पर शिफ्ट होता नजर आया। उनकी स्ट्रेंथ थी लोगों को समझना और मार्केट फ्रिक्शन देखना और ऐसी स्टोरी बनाना जिसमें एम्प्लॉइज, सेलर्स और इन्वेस्टर्स अपना फ्यूचर देख सकें। जैक मा ने कई दफा फॉरेस्ट ग्रम को अपनी इंस्पिरेशन का सिंपल रहो, बिलीव रखो और चलते रहो। इस फिलॉसफी में जीनियस का ग्लैमर कम है और कंसिस्टेंसी की पावर ज्यादा। जैक मा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर रिजेक्शन के बाद बिलियनियर बन जाओगे। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस, एवरेज ग्रेड्स, टेक्निकल नॉलेज की कमी, आउटसाइडर होना तुम्हें मार्केट को एक डिफरेंट एंगल से देखना सिखा देती है। मगर उसकी कहानी का आखिरी लेसन सक्सेस नहीं। मार्केट बदली, जैक बदले, पावर बदली, उनका रोल बदला, लेकिन एक हैबिट नहीं बदली, अगला अटेम्प्ट। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि जैक की स्टोरी का सबसे पावरफुल लेसन आपके लिए क्या था।